एक बहुत लंबे समय से दोस्तों हम एक कैमरे का वेट कर रहे थे। लगभग 1 से 2 साल हम उनका रिव्यू सुन रहे थे और इंतज़ार ख़त्म होते-होते निकॉन ने ना ज़ेड-एफ कैमरे को लॉन्च कर दिया था। बट कहीं न कहीं हम ये उम्मीद भी कर रहे थे कि निकॉन Z6 III कैमरा लॉन्च होगा और काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ लॉन्च होगा। फाइनली 17 जून को निकॉन Z6 III का ऑफ़िशियल इवेंट के थ्रू लॉन्च किया गया है कैमरा। और सिर्फ 10 दिनों में ही जो स्टॉक था नाइकोन Z6 III का वो अवेलेबल भी हो चुका था। बट उसका अनबॉक्सिंग करने के लिए थोड़ा-सा समय हमें चाहिए था, क्योंकि उसका डेमो जब तक अवेलेबल नहीं होता तब तक हम पीस को ओपन नहीं कर सकते। और देखा जाए तो फाइनली जो निकॉन Z6 III कैमरा है, फर्स्ट टाइम हैंड ऑन रिव्यू आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। इस कैमरा से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है वो है इस कैमरे का बॉडी एंड डिज़ाइन। हैंड फील की बात करेंगे, बॉडी डिज़ाइन की बात करेंगे, काफ़ी सारे बारीक चीज़ों की भी बात हम करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बॉडी डिज़ाइन और हैंडलिंग की बात करूँ, तो बॉडी की बात करूँ तो जहाँ पे जब से निकॉन ने मिररलेस कैमरा बनाना शुरू किया है तो वो अपने बॉडीज़ को काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अगर मैं सिर्फ बॉडी के वेट की बात करूँ तो अगर मैं बैटरी को इंक्लूड नहीं करता हूँ, सिर्फ 670 ग्राम का ये बॉडी वेट आपको देखने को मिलता है, जो कि एक यूज़र के लिए ज़्यादा वेटेड नहीं है। वो ईज़िली से इसको एक लंबे समय तक ऑपरेट कर सकता है। डिज़ाइन की बात करूँ तो ऑफ़ कोर्स कोई शक नहीं है कि निकॉन अपने जो यूज़र डिज़ाइन कैमरे को लेके सीरियस नहीं है। वो बहुत लंबे समय से काफ़ी अच्छे डिज़ाइन वाले कैमरे को वो बना रहा है। अगर मैं डीएसएलआर सीरीज़ की बात करूँ, अब तो मिररलेस सीरीज़ में वो कॉम्पैक्ट होने की वजह से हैंडलिंग भी बहुत अच्छा हो गया है। निकॉन Z6 III की अगर मैं बॉडी हैंडलिंग की बात करूँ, ऑफ़ कोर्स कोई शक नहीं है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर मैं हैंड एंड फ़ील की बात करूँ, अगर मैं अपने हैंड से अगर उस कैमरे को मैंने पकड़ा है, जो मेरी 3 जो यहाँ के नीचे की जो 3 उँगलियाँ हैं वो इतने अच्छे से फिट हो गया है और मैं इस कैमरे को एक हाथ से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अगर लंबे समय तक अगर सिर्फ़ एक हाथ से मुझे यूज़ करना है, इसको होल्ड करके रखना है, तो ऑफ़ कोर्स इसमें कोई परेशानी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो देखिए ये हर एक सिचुएशन में शूट के लिए बना हुआ है। चाहे आपको सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी कंडीशन में इस कैमरे को आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, जो कि इस कैमरे को उन यूज़र्स के लिए भी बनाया गया है ना, जो बर्फ़ीले एरिया में, जो बहुत ठंडे एरिया में रहते हैं, जहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ़ शूट करते हैं, नेचर शूट करना चाहते हैं, तो ये कैमरा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे भी ये ऑपरेट कर सकते हो। और अगर मैं ऐसे गर्म मौसम की बात करूँ, ठीक है, हाई टेम्परेचर की बात करूँ, वहाँ पे 42 डिग्री तक के टेम्परेचर में इस कैमरे को यूज़ किया जा सकता है। बॉडी की अगर मैं बात करूँगा, ख़ासकर देखिए वेदर सील्ड बॉडी यूज़ किया गया है। यहाँ पे अगर मैं बॉडी की अगर फ्रंट साइड की बात करूँ, जहाँ पे मैग्नीशियम अलॉय मटेरियल का यहाँ पे यूज़ किया गया है। कैमरे की अगर मैं टॉप साइड की बात करूँ, बैक साइड की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको ना दूसरा मटेरियल यूज़ किया गया बॉडी में, जो कि सेरिवो पी होता है। और यहाँ पे ये जो मटेरियल है, जो धातु है, वो अपना मैग्नीशियम जो धातु है ना, उसकी तरह स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही साथ ये हल्का भी होता है, जिससे कि जो कैमरा होता है ना, वो काफ़ी लाइट वेट भी बनता है दोस्तों। कैमरे की अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ तो डिज़ाइन देखिए, ऑफ़ कोर्स निकॉन ने डिज़ाइन में कोई कमी नहीं छोड़ी है। निकॉन Z6 II से कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा बेहतर डिज़ाइन देखने को मिलेगा। साइज़ में थोड़ा-सा बिगर होगा, कुछ एमएम का ही फ़र्क होगा। बॉडी एंड डिज़ाइन की बात करूँ, थोड़ा बहुत डिफ़रेंस आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ अगर कैमरे की अगर मैं ग्रिपिंग की बात करूँ तो ऑफ़ कोर्स कोई शक नहीं है, काफ़ी डीप ग्रिप है, पकड़ने में काफ़ी ईज़ी और कंफर्टेबल भी है। मैं अगर एक हाथ से इसको पकड़ता हूँ दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फिसलने का डर है, कूदने का, कोई भी ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत ही अच्छा ग्रिप और हैंडलिंग दिया हुआ है इस कैमरे में। कैमरा बॉडी में दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो निकॉन बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहा है और मैं जब से इस लाइन पे हूँ, कैमरा लाइन पे मुझे 7 से 8 साल होने वाले हैं, जहाँ पे मैं निकॉन को देखा हूँ ख़ासकर, और यूज़र का बहुत ज़्यादा शिकायत होता है। और इस वीडियो के बाद भी काफ़ी ज़्यादा यूज़र के कमेंट्स आएँगे इस बारे में कि इसका जो रबर केस है, बॉडी केस में जो रबर लगा हुआ है, डीएसएलआर कैमरे में तो इसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट थी कि कुछ ही साल, 1 से डेढ़ साल के अंदर ये बाहर निकलने लग जाता है।
ऑफ कोर्स निकॉन Z6 जब फर्स्ट टाइम आया था तो इसमें उतना अच्छा ग्रिपिंग में जो रबड़ या फिर बॉडी केस में रबड़ था उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है। जब निकॉन Z6 II आया है तो इसका अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ 10% में से अगर बताऊँ तो सिर्फ 2% ही ऐसा मैंने देखा है जहाँ पे यूज़र के रबड्स लूज़ हुए हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लूज़ हुए हैं। तो फाइनली मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि अब जो रबर केस आया है, जो इसमें जो गम यूज़ हुआ होगा या फिर जो भी उन्होंने केमिकल यूज़ किया होगा, इस बार उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल या कुछ भी कह लो वो यूज़ किया है, तो ये ना निकले। क्योंकि अगर मैं बहुत पास से भी इसको देख रहा हूँ तो फिनिशिंग बहुत अच्छा है और देख के लग रहा है कि इस बार जो उन्होंने रबर में जो काम किया है वो काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन ओवरऑल पूरे कैमरे की अगर मैं बात करूँ, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, हैंडलिंग बहुत अच्छा है, वेदर सीलिंग है, हर एक कंडीशन के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो सबसे ज़्यादा इस कैमरे में भी ख़राबी है, वो है अगर मैं बात करूँ यूएसबी कैप्स की। वो आप कुछ भी कर लो, अगर वो उसको यूज़ नहीं भी करते हो ना, 6 महीने से 8 महीने के अंदर वो लूज़ होने लग जाते हैं। मैं ऑफ़ कोर्स Z50 में यूज़ कर रहा हूँ इतने दिनों से, बहुत कम यूज़ करता हूँ इसके यूएसबी पोर्ट्स, फिर भी वो अब अंदर लॉक ही नहीं होते हैं, तो ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इनको इम्प्रूवमेंट करना था। क्योंकि अगर मैं अदर ब्रांड्स की बात करूँ जहाँ पे ना वो प्लास्टिक कैप देते हैं, जहाँ पे कोई झंझट ही नहीं आता। ये क्या होता है, रबर का होता है जिससे कि ये थोड़े से खिंच जाते हैं, तो ये लॉक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बटन एंड कस्टमाइज़ेशन की अगर मैं बात करूँ तो हर एक बटन अपने जगह में बहुत परफेक्ट है। निकॉन Z6 II में अगर आपने देखा होगा, मैच करोगे तो लगभग 99% आपको बटन एंड कंट्रोल सेम देखने को मिलेंगे। सेम वन हैंड कंट्रोल, 80% वन हैंड कंट्रोल आपको बटन्स देखने को मिलते हैं। 2 बटन आपको लेफ्ट साइड में भी देखने को मिलता है, डिलीट एंड कंटिन्यूअस का। साथ ही साथ जॉयस्टिक दिया हुआ है और मतलब सारे ही बटन परफेक्ट है। फ्रंट साइड की बात करें तो F1 F2 बटन कस्टमाइजेशन दिए हुए हैं। और यहाँ अगर मैं बटन्स कंट्रोल की बात करूँ तो ओवरऑल सब अच्छा है, बट इसमें ना निकॉन कैमरा में एक चीज़ है कि कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत कम होते हैं। 1-2 F1-2 का ऑप्शन आपको मिलता है, कुछ लिमिटेड बटन्स है जहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। और मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ कि जो बीच में सर्कल बटन है, अप डाउन राइट लेफ्ट का बटन है, वो हमेशा एम्प्टी ही रहता है। और मैं चाहूँगा कि यूज़र के लिए इसमें ना फंक्शनैलिटी वो ऑपरेट मतलब दे, ताकि यूज़र कुछ ना कुछ सेटिंग इनमें भी यूज़ करे। क्योंकि फ्री टाइम जब मतलब कैमरा ऑपरेट नहीं होता तो ये बिल्कुल कोई वर्क नहीं करते हैं। जब आप अप एंड डाउन करोगे सेटिंग्स में किसी चीज़ को लेके तभी काम करते हैं। तो इस चीज़ में भी फंक्शनैलिटी दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैमरे में अगर मैं व्यू फाइंडर की बात करूँगा तो ऑफ कोर्स मैंने बहुत बार देखा है कि क्या है ऐसा 5.76 मिलियन रेज़ोल्यूशन डॉट्स में, साथ ही साथ 4000 का नीट ब्राइटनेस और इसमें जो DCI P3 गैमेट जो सपोर्ट देखने को मिलता है, ऐसा क्या है? मेरे पास Z5 था, मेरे पास Z6 II था, इवन 780 कैमरा भी मेरे पास था। तो मैंने सभी चीज़ों को ना बारी-बारी से देखा, तो मैं ऐसे तो नहीं दिखा सकता हूँ आपको। कोशिश करूँगा अगर इसका कुछ बनता है देखने को, तो फ्यूचर में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो ऑफ़ कोर्स मैंने बहुत बड़ा डिफ़रेंस आपको देखने को मिला मुझे कि जो Z6 III का जो व्यू फाइंडर है ना, वो हाई रेज़ोल्यूशन है और जब मैं आउटडोर देख रहा था, बाहर की ओर देख रहा था, तो मुझे डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा था, बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा था। तो डिफ़रेंस है, देखिए एक 2.39, 2.69 मिलियन का जो अब तक के जो कैमरे रहे हैं, जो 2 लाख, ढाई लाख के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा हाई ब्राइटनेस का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये व्यू फाइंडर तब देगा अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी के बहुत ज़्यादा यूज़र हो, आप सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ़ी करते हो और अगर आप आउटडोर बहुत ज़्यादा शूट करते हो, इवन वीडियो में, तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा कुछ काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि वीडियो में आप नहीं देख सकते हो, बट उसकी विज़िबिलिटी एलसीडी में ही सबसे अच्छा होता है। फ़ोटोग्राफ़ी जब आप आउटडोर करोगे, बहुत ज़्यादा हार्श लाइट होगा, सनलाइट बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप ऐसे दोपहर के टाइम 12-1-2 बजे ऐसे अगर शूट करते हो तो वहाँ पे
ये जो व्यू फाइंडर ना काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा ब्राइटनेस है, ठीक है, आपका रेज़ोल्यूशन ज़्यादा है तो देखने में दिखेगा भी अच्छा। साथ ही साथ DCI P3 गैमेट का सपोर्ट है, मतलब कलर्स के बारे में बात करें तो ये सिनेमा डिजिटल सिनेमाज़ में ऐसे DCI P3 के आपको ना व्यू फाइंडर देखने को मिलते हैं एंड फर्स्ट टाइम यहाँ आपको मिररलेस निकॉन में आपको देखने को मिल रहा है। तब कोर्स व्यू फाइंडर बहुत लाजवाब है। साथ ही साथ 120p रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है, जहाँ पे जब हाई FPS जब आप शूट करेंगे। आज टेक्निकली बातें नहीं करूँगा, आज मैं सिर्फ बहुत स्लोली मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज बॉडी की बात कर रहे हैं, सिर्फ बॉडी डिज़ाइन फिजिकली कुछ ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। तो 120 रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है। जब आपका कैमरा अब 120p JPG शूट करेगा तो ज़ीरो ब्लैकआउट का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको इस व्यू फाइंडर से देखने को मिलेंगे दोस्तों। निकॉन यूज़र्स के लिए ना ये बहुत बड़ा चेंजमेंट आपको निकॉन Z6 III कैमरा में देखने को मिलेगा, जहाँ पे निकॉन Z6 II में अगर मैं बात करूँ LCD पैनल की, जो कि आपको टिल्ट ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और निकॉन Z6 III में आपको वेरी एंगल 170 वेरी एंगल का टच पैनल देखने को मिलता है। स्क्रीन साइज़ सेम है और अगर देखा जाए तो एक यूज़र के लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर सेल्फ वीडियो शूट करता है, अगर हाई एंगल लो एंगल शूट करता है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, सेल्फ़ी की तरह यूज़ कर सकते हैं। और टिल्टिंग की ऑप्शन की बात करूँ तो मुझे मेजरली इतना बड़ा प्रॉब्लम इशू नहीं लगता है, क्योंकि अगर मैं बैक कैमरे के पीछे अगर मैं हूँ शूट करने के लिए तो मुझे को ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम लगती नहीं है। दोनों में यूज़र अच्छा यूज़ कर सकता है, बट कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे अगर मैं वेरी एंगल की थोड़ी-सी नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, जहाँ पे जब भी आप कोई भी एक्सेसरीज़ अगर उसे कनेक्ट करते हैं, चाहे HDMI केबल आपने कनेक्ट किया, चाहे आपने उसके साथ माइक थर्ड पार्टी माइक यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आपने 3.5 से जैक के साथ प्लग कर रखा है, तो वेरी एंगल भी आप यूज़ करने में बहुत दिक्कत है। टिल्टिंग ऑप्शन भी नो प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं है। रेज़ोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 2.1 मिलियन रेज़ोल्यूशन का डॉट सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। 3.2 इंच का LCD पैनल है, बहुत बड़ा LCD है, नो प्रॉब्लम। साथ ही साथ फुल टच को भी ये सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं कैमरा USB पोर्ट्स। बेसिकली जितने पोर्ट्स हमें चाहिए होता है एक रेगुलर यूज़ में, अगर मैं माइक की बात करूँ एक्सटर्नल माइक, या फिर हेडफ़ोन की बात करूँ मॉनिटरिंग के लिए, हेडफ़ोन की बात करूँ, सी टाइप पोर्ट की बात करूँ जो कि काफ़ी सुपर स्पीड डाटा ट्रांसफ़र एंड चार्जिंग के काम आ सकता है, आउटडोर जाएँगे तो पावर डिलीवरी कर सकते हैं। साथ ही साथ HDMI की बात करूँ तो यहाँ पे फुल टाइप A का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। एक्सटर्नल सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इंटरनली कैमरे में इतना हाई रेज़ोल्यूशन का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। आप आउटपुट ले सकते हो, बट आपको आउटपुट में ऐसा एक्स्ट्रा कोई रेज़ोल्यूशन या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैमरे में अगर मैं कार्ड स्लॉट की बात करूँ तो कंपनी ने देखिए इस कैमरे में 2 तरह के स्लॉट का ऑप्शन दिए हुए हैं, जहाँ पे आप एक तो हाई स्पीड, जब भी आप एक हाई रेज़ोल्यूशन को शूट करेंगे तो आप CF एक्सप्रेस कार्ड का यूज़ कर सकते हो, XQD टाइप B कार्ड का यूज़ कर सकते हो। जब भी आपको हाई लेवल पे शूट करना है, हैवी वर्क फ्लो करना है, तो आपका क्या डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक हैवी कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप CF का यूज़ कर लो, XQD का यूज़ कर लो। दूसरा, अगर आप नॉर्मल वीडियो शूट कर रहे हैं लाइक 4K तक, तो आप इसमें SD कार्ड हाई स्पीड UHS सेकंड कार्ड को सपोर्ट करता है, तो आप उस कार्ड को यूज़ कीजिएगा। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इस कैमरे को परचेज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा जो बिल्कुल स्लो कार्ड होते हैं बिल्कुल अवॉइड कीजिए उसमें, क्योंकि उसको यूज़ करने का मतलब यही है कि आपने कैमरा तो बहुत अच्छा ले लिया है, लेकिन आपने कार्ड एकदम सस्ता वाला लिया, वही 100 MBPS 150 MBPS, जिससे कि जो कैमरे का जो प्रोसेसिंग इंजन का जो रीड एंड राइट स्पीड है जो वो ट्रांसफ़र कर रहा है डाटा को, ऑफ कोर्स आपको इतना हाई स्पीड कार्ड को यूज़ करना चाहिए। अधिकतर जो कैमरे हीट होते हैं, हैंग होते हैं, उसका यही रीज़न होता है कि लोग कंजूसी करते हैं, यूज़र अच्छा कार्ड नहीं खरीदते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, 4K तक शूट करने के लिए भी मैक्सिमम V90 कार्ड यूज़ करो आज के टाइम पे, क्योंकि 10 बिट कैमरा होता है, बिलियंस ऑफ कलर्स को रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी होती है कैमरे में। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी बैकअप की। हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होके आती है, जो सक्सेसर होती है, हर एक चीज़ में कुछ न कुछ अपग्रेड करके वो देती है। तो देखिए, अगर मैं
किसी यूज़र की बात करूँ तो उसका बैकअप बैटरी का, उसके कैमरे का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हर कोई ये सोचता है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हमको इम्प्रूवमेंट मिले, ख़ासकर बैटरी के साथ भी। तो निकॉन Z6 III के साथ कोई भी ऐसा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। Z6 II में जितने शॉर्टेज आपको देखने को मिलते हैं, ये उससे भी कम शॉर्टेज में देखने को मिलता है। जो इसका रीज़न हो सकता है, इसका पार्शियल स्टैक सेंसर हो सकता है, इसका हाई स्पीड प्रोसेसर हो सकता है, बट इन्होंने बैटरी को इम्प्रूवमेंट नहीं किया। इम्प्रूवमेंट करने का नहीं मतलब है कि इनको ENEL15D बैटरी को इंट्रोड्यूस करना था इस कैमरे के साथ, तब जाके हो सकता था कुछ हमें एक्स्ट्रा शॉर्टेज मिलते, थोड़ा एमएच ज़्यादा होता। ये कैमरे में भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैमरे में ENEL का 15 बैटरी की जो सीरीज़ है वो आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने अपने इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि जो ए बैटरी है वो काम नहीं कर रही है। फ्यूचर में मैं इसका इन्फॉर्मेशन दूँगा, क्योंकि जिनके पास 7200-7500 कैमरे हैं पुराने वाले, उनके पास ए सीरीज़ बैटरी है 15A। तो इसका जो भी कन्फ्यूज़न है मैं क्लियर कर दूँगा। मैं भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ इसके लिए। तो इसमें बी और सी को यूज़ कर सकते हो। शॉर्टेज की बात करो तो 360-380 के आसपास है। तो अगर आप एक आउटडोर शूटर है, आउटडोर ज़्यादा जाते हैं, वाइल्ड लाइफ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, ट्रैवल शूट करते हैं या आप नेचर शूट, लैंडस्केप करते हैं, तो आपके लिए ना बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो 4-5 बैटरी खरीद लीजिए, साथ में पावर बैंक ले लीजिए, या फिर जो इसका बैटरी पैक है MBN14 बैटरी पैक है वो परचेज़ कर सकते हो, जिसमें 2 बैटरी आ जाती है और पावर डबल हो जाता है। तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो आउटडोर शूटर। आज के वीडियो में दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया है प्रॉपर एक डिटेल, जो इसके बॉडी एंड डिज़ाइन, हैंडलिंग, बटन कस्टमाइजेशन, LCD व्यू फाइंडर, और अगर कुछ भी ऐसा रह गया हो ना बॉडी से रिलेटेड, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स कर देना। नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा, क्योंकि इसके मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ भी लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे प्रॉपर हम किसी एक-एक टॉपिक में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करना, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़ होगा तो भी कमेंट करके पूछ लेना, उसका रिप्लाई मैं कर दूँगा दोस्तों। चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, मैं तो मैं खो जाऊँगा। चलिए दोस्तों, एक नई वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।